चलिए बच्चों, स्टार्ट हो गया है। ये ट्यूबलाइट बंद कर दो, इससे बोर्ड चमक रहा है। ये बस, हाँ बिल्कुल बढ़िया आ गया। हाँ तुम लोग देखो कहाँ से दिख रहा है, कहाँ बताओ कहीं दिक्कत, तुम लोग बताओ। जहाँ दिक्कत हो इधर उधर स्कैटर्ड हो जाना। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है रेडिएशन, वो पढ़ाने जा रहे हैं। छोटा ही लेसन है, रेडिएशन आपका 2 टर्न में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पीछे वाला दरवाजा जरा बंद कर दो, कुंडी लगा दो। देखिए लेसन 4th है रेडिएशन, यूनिट 4th है। तुम लोगों को यूनिट जो 3rd है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की अगले टर्न पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम फ्राइडे एक्स्ट्रा बुला के पूरा कराएंगे। ठीक है, मंडे से नया पेपर शुरू करेंगे। तो लेसन 4th है रेडिएशन। रेडिएशन हिंदी में बोलते हैं विकिरण, लिखना हो तुरंत लिख लीजिए विकिरण। विकिरण या हम उसे कहते हैं थर्मल रेडिएशन, ऊष्मीय विकिरण। थर्मल रेडिएशन, ऊष्मीय विकिरण। थर्मल रेडिएशन को क्या कहते हैं? ऊष्मीय विकिरण। उधर दिख रहा है, देखो जरा, ऊष्मीय विकिरण। ठीक, दिक्कत लगे बता दीजिएगा तुरंत। ये जो 246 में बैच है सुबह वाला, उसमें आप लोग रिवीजन करोगे। जो बच्चे केमिस्ट्री का बैच जिनका नहीं है, जिन बच्चों का केमिस्ट्री का बैच है उनको हम अलग से दिन में बुला के उनका रिवीजन करा देंगे, थर्मोडायनेमिक्स का, है ना। एक एक पॉइंट हम 2-2, 3-3 बार आपको पढ़ा देंगे, आप उसकी चिंता ना करें। तो पहले ये भी भाई कहा तो उससे यही जाता है कि पेपरों जब बनाते समय कि आपके 25 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से देने हैं। ठीक है, मतलब 12.5 नंबर का, पर हो नहीं पाता कि 20 क्वेश्चन तक ही हो पाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जरा रेडिएशंस की डेफिनेशन है विकिरण की। ठीक है, पॉइंट में रेडिएशन पहले लिख दे रहे हैं। रेडिएशन या कहिए थर्मल रेडिएशन, तापीय विकिरण। रेडिएशन कहिए या थर्मल रेडिएशन, विकिरण या तापीय विकिरण। विकिरण कहें या तापीय विकिरण कहें, विकिरण कहें या तापीय विकिरण कहें। देखिए कोई बॉडी अगर गर्म हो जाती है, जब कोई बॉडी गर्म हो जाती है तो उससे अपने आप ऊष्मा उत्सर्जित होने लगती है। कोई बॉडी है, हॉट बॉडी है, ये है हॉट बॉडी, तप्त वस्तु, हॉट बॉडी है। एक कोई कोल्ड बॉडी है, ठंडी वस्तु। ठीक है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में होगा, किसके फॉर्म में? विकिरण के रूप में, रेडिएशन के रूप में। ठीक है, अब ये हीट, अब जैसे कोई बॉडी है, वस्तु बहुत गर्म है। दीपक इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, इधर आ जाओ।
आराम से, बिल्कुल इधर से निकालो, पेन उठा लो, इधर सामने आ जाओ। जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उस गर्म वस्तु से अपने आप ऊष्मा दूसरी वस्तु तक पहुंचती है। अब सर्दियां हैं, सर्दियों के समय तो तुम देख ही रहे हो, हीटर होता है, हीटर से हीट निकलती है, ठीक है। अब वो हीट एक बॉडी है और आपके पास विकिरण पहुंच रही है, तो आप दूसरी बॉडी हो। तो वो किसके फॉर्म में पहुंच रही है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हो रहा है। किसके फॉर्म में? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। एक वस्तु से वन बॉडी टू अनदर बॉडी हीट का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। किसके फॉर्म में होता है? रेडिएशन। तो रेडिएशन वो प्रोसेस है, वो प्रक्रम है जिसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है। यही हम लिख रहे हैं, मतलब इस बॉडी से इस बॉडी में पहुंच रही। तो देखिए, रेडिएशन इज द प्रोसेस, रेडिएशन इज द प्रोसेस, विकिरण वो प्रोसेस है बाई विच, जिसके द्वारा हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव, इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। रेडिएशन वो प्रक्रम है, रेडिएशन विकिरण वो प्रक्रम है बाई विच, जिसके द्वारा हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जिसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है एक वस्तु से वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दूसरी वस्तु में, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसके फॉर्म में? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो रेडिएशन वो प्रोसेस है बाई विच, जिसके द्वारा हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। तो रेडिएशन किस फॉर्म में चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। रेडिएशन में, इन रेडिएशन विकिरण में या तापीय विकिरण में, इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसके फॉर्म में होता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो ये देखिए, एच न्यू एनर्जी है, ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये है मैग्नेटिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, एच न्यू एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये देखिए जरा, ये देखो जरा, दीपक स्तर देखिए, ये है आपकी एच न्यू एनर्जी, ये अलग हमने पेन बना दिया, एच न्यू एनर्जी। हीट का ट्रांसफर किसके पैकेट में होता है? एच न्यू के। तो ये एच न्यू एनर्जी है, ये एच न्यू एनर्जी, ठीक है, जेड एक्सिस मान लिया। ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये मैग्नेटिक, इसके फॉर्म में होता है ऐसे। अगर ये ना होता तो ये एयर और वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। एयर और वैक्यूम में ट्रेवल करने का कारण
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर है जो एक दूसरे के अभिलंबवत कार्य कर रहे हैं। और एच न्यू एनर्जी, तो एच न्यू एनर्जी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये है एच न्यू एनर्जी, ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये है मैग्नेटिक वेक्टर, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एयर और वैक्यूम में, निर्वात में ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें इसीलिए संचरित हो जाती हैं क्योंकि उनके पास वैद्युत वेक्टर है और मैग्नेटिक वेक्टर। ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर और ये है मैग्नेटिक। तो रेडिएशन विकिरण में हीट का स्थानांतरण किसके फॉर्म में होता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ऊष्मा का स्थानांतरण वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। अब जरा एक बात, ये माना गया कि इस प्रोसेस में, इस फिनोमिना में हीट का ट्रांसफर तो हो रहा है, पर हम मानते हैं कि जो वातावरण है, जो एटमॉस्फियर है, वो इफेक्ट नहीं करता। एटमॉस्फियर जो है, जो चारों तरफ का वातावरण है, वो इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, इस रेडिएशन के फिनोमिना में एटमॉस्फियर या मीडियम इफेक्ट नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इन रेडिएशन विकिरण में, इन रेडिएशन मीडियम और एटमॉस्फियर इज नॉट affected, प्रभावित नहीं होता। विकिरण में मीडियम या एटमॉस्फियर, एस है, एटमॉस्फियर इज नॉट affected, वो प्रभावित नहीं होता। अब एक और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि रेडिएशन किस रेंज में आता है। रेडिएशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रावायलेट रेंज में आता है, कि विजुअल रीजन में आता है, कि इंफ्रारेड रीजन में आता है। तो याद रखिएगा रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन में आएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट, रेडिएशन, ये मेन इंपॉर्टेंट, रेडिएशन लाई इन इंफ्रारेड रीजन, रेडिएशन लाई इन इंफ्रारेड रीजन। रेडिएशन किस में लाई करता है? इंफ्रारेड रीजन में। या इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ का रेंज देखो, नेट पर देखो, इंफ्रारेड रीजन का कहाँ से कहाँ तक है। वेवलेंथ रेंज कहलाती है, वेवलेंथ रेंज ऑफ इंफ्रारेड रीजन। अब देखिए, वेवलेंथ रेंज कहलाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन। 10 टू द पावर, ये माइक्रोमीटर में दे रखी है। हम जरा उसे कैलकुलेट करके बताएंगे, ऐसे ठीक नहीं, याद ही नहीं हो पाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस की प्रॉपर्टी। पहली, रेडिएशंस किस रेखा में चलती है? सीधी। रेडिएशंस आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। रेडिएशन मूव करती है स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट,
सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेडिएशन सीधी रेखा में चलती हैं प्रकाश की चाल से। जो प्रकाश की चाल है वो रेडिएशन की भी चाल है। जो प्रकाश की चाल है वो रेडिएशन की भी चाल है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो प्रकाश की चाल, याद कर लो भाई। चाहे कोई भी लाइट हो, कोई भी रेडिएशन हो, सबकी स्पीड यही है। और वो सीधी रेखा में, ऐसे ऐसे नहीं चल, सीधी रेखा में चलती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। ठीक है। रेडिएशन ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रेडिएशन परावर्तन के नियम का पालन करती है। रेडिएशन ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस is equal to angle of reflection। आपतन कोण I की वैल्यू परावर्तन कोण के बराबर होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रेडिएशन मूव करती है स्ट्रेट लाइन में विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेडिएशन ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रेडिएशन परावर्तन के नियम का पालन करती है। एक बार बच्चों शुरुआत से देख लीजिए, खोल दो जरा। ऊपर बेंच ले गए थे क्या हो? चल यही रख दो। चाचा आ जाए तब रख देना। यहाँ एक सी कुर्सी रख दो, वो हटा दो वहां से। हाँ, देखिए रेडिएशंस या थर्मल रेडिएशन लेसन का नाम है। विकिरण या तापीय विकिरण, लिखना हो लिख लो, विकिरण या तापीय विकिरण। रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन क्या होता है? जैसे कोई वस्तु है गर्म हुई, जैसे तुम्हारे घर में हीटर गर्म हुआ, हीटर का सर्दी में गर्म किया तो हीटर से हीट निकल रही है, या आग जला रहे हो तो उससे भी रेड कलर की लाइट निकल रही है। ठीक है, तो वो जो रेडिएशन उससे हीट का ट्रांसफर उस बॉडी से आपके पास हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए रेडिएशन इज द प्रोसेस, रेडिएशन वो प्रोसेस है बाई विच, जिसके द्वारा हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव। ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हो रहा है। किसके फॉर्म में? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। इन रेडिएशन हीट किसके फॉर्म में ट्रांसफर होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कि ये है आपकी एच न्यू एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेट। एच न्यू एनर्जी ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर और ये मैग्नेट, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्क कर रहे हैं। इस तरह होता है। इन रेडिएशन मीडियम और एटमॉस्फेयर अफेक्टेड नहीं होता। रेडिएशन में जो वातावरण है या माध्यम है वो प्रभावित नहीं होता है। रेडिएशन में एटमॉस्फेयर आपका प्रभावित नहीं हो रहा है। ठीक है, रेडिएशन में एटमॉस्फेयर कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। रेडिएशन लाई इन इंफ्रारेड रीजन, ये ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट है, 2017 में आया है, 2021 में भी मिलेगा, ये तो कंफर्म है। रेडिएशन किस रेंज में आती है?
विजुअल रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में, ठीक है, या इंफ्रारेड रीजन में। तो ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन किस रेखा में चलती? सीधी रेखा में, जैसे प्रकाश चलता है। और रेडिएशन की भी स्पीड वही है जो प्रकाश की है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेडिएशन ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रेडिएशन रिफ्लेक्शन के लॉ को ओबे करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जैसे किसी बच्चे को जुखाम हो गया, ठीक है, जैसे इसको ही हो गया, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हमको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है। तो उसमें आपको अगर स्मेल आ रही है जुखाम होने के बाद और टेस्ट भी मिल रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, खाना खाने में कोई टेस्ट की कोई मतलब आपका जो स्वाद है वो नहीं जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। वो तब होता है जब स्वाद भी बिल्कुल ना आए, ठीक है, बिल्कुल स्वाद नहीं आए, कोई चीज़ खा रहे हो उसका कोई टेस्ट नहीं आ रहा, तब कोविड हो सकता है। और अगर आपको स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही है तो हो सकता है। और अगर हो गया तो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है आपके लिए कोई इशू नहीं है। आप बस ये है कि आपके द्वारा स्प्रेड आउट ना हो। अगर ऐसा लगे आप कुछ मत करिए, 1 वीक अपने कमरे पे जहाँ पे हो वहीं बने रहो, काढ़ा आड़ा पीते रहो, अपने आप सही हो जाओगे। कोई इसमें जो बिलो 30 है उनको तो कोई इशू ही नहीं है, उनके लिए कोविड कोई माने नहीं रखता है, पता नहीं कब छू के निकल गया होगा, पता भी नहीं चलेगा। और जिन बच्चों की सेल्स स्ट्रांग होती हैं उन्हें कोई इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे भी जो 5 साल से अबव के बच्चे होते हैं, 5 साल से अबव से लेकर 30 एज तक, बल्कि 40 तक मान के चलिए, कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं है। अब जैसे किसी को पहले से बीमारी है कोई, तो उसमें हो सकता है, जैसे किसी को हार्ट की आजकल तो कोई बीमारी बचपन में ही लग जाती है, जैसे दिल में छेद होता है, एक बीमारी बहुत डेंजरस है वो, ठीक है, तो वो बच्चा बहुत लंबा नहीं चल पाता, तो वो वाले को बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसे बाई चांस लाखों में किसी के होता है ना। तो ऐसी हमें नहीं लग रहा है यहाँ कोई किसी को बीमारी, कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो तो मोदी जी बहुत घबरा गए तो उन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया, नहीं तो वास्तविकता में इंडिया में इतनी ज़्यादा वो भाई लोगों को देख के भाई जागरूक तो होना ही चाहिए था, तो वो उनका कदम अपनी जगह सही था। पर थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन कर लेते तो इंडियन लोगों में हो सकता है वो भी बड़ौदा में रहे, गुजरात में, उन्होंने कानपुर की जलवायु नहीं देखी कि यहाँ पे कैसी पोजीशन है। घर के बगल में बहुत बड़ा कूड़ादान है और इसमें इतना प्रदूषण है, ठीक है। ऐसा प्रदूषण हम तो सोचते हैं कि अगर अमेरिकन आदमी को ले आओ और 1 महीने रोक दो, वो ऐसे ही मर जाएगा इंडिया में, इतना प्रदूषित है इंडिया। कानपुर नहीं, काफ़ी शहर है, कानपुर की क्या है, हाँ थोड़ा ज़्यादा है पर ऐसा नहीं है। आप तुम लोग इतना भी बदनाम ना करो कानपुर को, पर यह है कि कानपुर में थोड़ा ज़्यादा है ना। पर आप चमनगंज, बेकनगंज उधर तक चले जाइए, इतना प्रदूषण है कि वहाँ, और उनको अब कम हो रहा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ठीक है। वो सुबह शाम ऐसा मजबूत भोजन कर रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, तो इसलिए अमन प्रताप तुम घबराओ नहीं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस हमारे बहनोई जो है वो डॉक्टर हैं, और हम लोग के बैच में जो हाई स्कूल तक कई टीचर रहे, मतलब हम लोग साथ जो पढ़ाते थे उसमें 4-5 लोग डॉक्टर हैं, तो हम लोग बातचीत होती रहती, तो वो उनसे भी पता चल जाता है कि वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। उससे ज़्यादा डेंजरस तो टीबी है, टीबी हो जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोविड तो आपका 2-4 दिन में सही हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन, देखिए रेडिएशंस आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, रेडिएशन किस में चलता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रहे, और लाइट की स्पीड से चलता है 3 × 10⁻²। दूसरा, रेडिएशन ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फिगर भी बना दे रहे हैं हम।
ये एक सरफेस है, ये नॉर्मल। रेडिएशन इंसिडेंट भी आई एंगल पर, रिफ्लेक्ट करी आर एंगल पर। तो रेडिएशन भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है। रेडिएशन ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरा, रेडिएशन ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रेडिएशन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करती है। रेडिएशन ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा नाम स्नेल्स लॉ। मेन वही होता है, स्नेल्स लॉ। बस बस ये देखिए, नॉर्मल लिया, एक सरफेस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो ये मान लिया रेयर मीडियम, मीडियम 1, मीडियम 2, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम है, डेंसर, तो जब रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। जब कोई रे, जब कोई रेडिएशन, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी प्रारंभिक दिशा से इधर उधर विचलित हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का नियम या स्नेल्स लॉ। बस उतनी मेन हिंदी लिखो, ज्यादा हिंदी के चक्कर में ना पड़ो। रेडिएशन ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रेडिएशन पालन करता है अपवर्तन के नियम का या स्नेल्स लॉ का। ठीक है, तो तुम सिर्फ अपवर्तन का नियम लिखो। ठीक है, इतने थोड़ा लिखने की आदत डालो। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या है? म्यू। साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का, ठीक है, ये मीडियम सेकेंड, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, पहले मीडियम का है 1, तो ये क्या हो गया? म्यू। म्यू या एन से दिखाना हो तो एन ले ली। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? म्यू, पहले माध्यम का 1, तो म्यू अपॉन 1 हुआ, म्यू अपॉन 1, तो ये आपका आ गया स्नेल्स लॉ। तो रेडिएशन ओबे करती हैं स्नेल्स लॉ को, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। अब देखिए चौथा देखिए ला, चौथा पॉइंट, रेडिएशन रिप्रेजेंट द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। रेडिएशन व्यतिकरण को प्रदर्शित करती हैं और विवर्तन को प्रदर्शित करती हैं। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस को लिखो व्यतिकरण हिंदी मीडियम वाले, और डिफ्रैक्शन को लिखिए विवर्तन। रेडिएशन
इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को प्रदर्शित करती है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को प्रदर्शित करती है। इंटरफेरेंस का क्या होता है? जब प्रकाश किरणें एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर गई, अध्यारोपित कर गई, तो कुछ बिंदुओं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाएंगी, कुछ जगहों पर मिनिमम इंटेंसिटी दिखा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। ठीक है। लाइट रेज ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, लाइट रेज एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही और एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, तो कुछ पोजीशंस मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाते हैं और कुछ पोजीशंस मिनिमम इंटेंसिटी। इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, सॉरी। ठीक है, फिर से एक बार समझिए। लाइट रेज आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर गई, एक दूसरे को ओवरलैप कर गई, एक के ऊपर दूसरी आ गई, और जब ओवरलैप कर गई तो कुछ जगहों पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, कुछ जगहों पर मिनिमम इंटेंसिटी, तो उसे कहते हैं इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन, रेजर ब्लेड है, लाइट पड़ी और रेजर ब्लेड के कॉर्नर से लाइट बेंड करके शैडो रीजन में गई, तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। प्रकाश का शार्प एज से बेंड करके शैडो रीजन में जाना डिफ्रैक्शन कहलाता है। प्रकाश का शार्प एज से बेंड करके शैडो रीजन में जाना डिफ्रैक्शन, तो वो फिनोमिना रेडिएशन भी दिखाता है। हाँ, वो जो भी लेंगे हम मोनोक्रोमेटिक टाइप का ही लेंगे तब, पर वो दिखाएगा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों सेकेंड ईयर में पढ़ोगे ये, अभी तो ऐसे ही काम समझ लो बस कि इंटरफेरेंस रेडिएशन से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। डिफ्रैक्शन भी रेडिएशन से मिलेगा, बस ये बात है। अब देखिए, रेडिएशन पोलराइजेशन को भी दिखाएंगी। देखिए क्या होता है, रेडिएशंस आल्सो रिप्रेजेंट पोलराइजेशन, रेडिएशन पोलराइजेशन को भी दिखाती हैं। टूरमलिन का क्रिस्टल है, उस पर रेडिएशन इंसिडेंट कर देंगे, और इस पर रेडिएशन इंसिडेंट, ये सभी डायरेक्शन की है, तो एक डायरेक्शन की मिलेगी, एक डायरेक्शन। रेडिएशन रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर आपने टूरमलिन क्रिस्टल, तो यहाँ पर हेलो हेलो हेलो, हाँ गुप्ता जी, हम अखंड सर बोल रहे हैं, अखंड सर बोल रहे हैं, फ़ोन कर रहे थे ना। हाँ, कल आएंगे, कल आप रहोगे ना? हाँ, कल दिन में आएंगे, ठीक है। हाँ, नहीं, कल आ रहे हैं हम, हैं, ठीक।
तो यहां पर प्लेन पोलराइज्ड रेडिएशन, पोलराइज्ड रेडिएशन। तो टूरमैलिन क्रिस्टल पर अनपोलराइज रेडिएशन इंसिडेंट करी तो प्लेन पोलराइज रेडिएशन आपको मिलेगी। डिफरेंट डायरेक्शंस के इलेक्ट्रिक वेक्टर सिंगल डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक वेक्टर देंगे। तो अनपोलराइज लाइट से आपको प्लेन पोलराइज रेडिएशन मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए मतलब पोलराइजेशन का फिनोमिना रेडिएशन में भी होता। अब जरा बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं कि रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी होती है, ऊर्जा जो रेडिएशंस होती है, विकिरण होती है, उनकी ऊर्जा घनत्व होता है। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है? एनर्जी डेंसिटी। रेडिएशंस हैविंग द एनर्जी डेंसिटी, रेडिएशंस having the energy density U, energy density U, रेडिएशंस का ऊर्जा घनत्व U होता है, ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम U, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। रेडिएशंस हैविंग द एनर्जी डेंसिटी U, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये U होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट। अब जैसे किसी सरफेस पर इंसिडेंट हुई रेडिएशन, ये सरफेस है, इस पे नॉर्मली रेडिएशंस आ रही हैं, नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है रेडिएशंस, इस सब अभिलंबवत आपतित हो रही हैं। तो एनर्जी डेंसिटी जो प्रेशर लगाएंगी तो रेडिएशंस एक्साइटेड ए प्रेशर ऑन द इंसिडेंट सरफेस, आपतित पृष्ठ पर ये प्रेशर लगाती है। रेडिएशन एक्साइटेड ए प्रेशर ऑन द इंसिडेंट सरफेस, P बराबर U, P बराबर किसके है? एनर्जी डेंसिटी U के बराबर। अब जैसे सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है तो जो दाब है वो एनर्जी डेंसिटी के बराबर है। प्रेशर जो है एनर्जी डेंसिटी के बराबर है। अगर नॉर्मली इंसिडेंस हो रही हैं तो जो प्रेशर होगा वो एनर्जी डेंसिटी के बराबर होगा। नॉर्मली इंसिडेंस में जो प्रेशर की वैल्यू है एनर्जी डेंसिटी के बराबर है। प्रेशर की वैल्यू एनर्जी डेंसिटी के बराबर है। प्रेशर P की वैल्यू एनर्जी डेंसिटी के बराबर है। जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज आपको पढ़ाया है वो हम पूरा एक बार अगले टर्न से, ये कंप्लीट हो जाएगा तो अगले टर्न से फिर पढ़ाएंगे। अगले टर्न पे तुम्हारी क्लास 11 बजे से थोड़ा लंबी रहेगी, 1.5 घंटे तो कम से कम पढ़ाएंगे। देखिए कोई सरफेस है, इस पर रेडिएशन इंसिडेंट हुई, कोई पृष्ठ है जिस पर रेडिएशन आपतित हुई। लाइट जला दे इसको, कॉर्नर वाले, हाँ, रेडिएशन है, किसी सरफेस पे रेडिएशन आपतित हुई तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो रेडिएशंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती हैं। रेडिएशन किसको ओबे करती हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। ठीक है, अब रेडिएशन ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रेडिएशन परावर्तन के नियम का भी पालन करती हैं
और अपवर्तन के नियम का भी पालन करती है। तो अपवर्तन का कौन सा नियम? स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। ठीक है। रेडिएशन रिप्रेजेंट द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। रेडिएशन किसको प्रदर्शित करती? इंटरफेरेंस को और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को प्रदर्शित करती। रेडिएशन आल्सो रिप्रेजेंट पोलराइजेशन। रेडिएशन पोलराइजेशन भी दिखाती हैं, पोलराइजेशन को भी दिखाती हैं। तो टूरमैलिन क्रिस्टल पर अनपोलराइज रेडिएशन इंसिडेंट करी तो आपको क्या मिलेगी? प्लेन पोलराइज्ड। तो अनपोलराइज रेडिएशन इंसिडेंट करी, प्लेन पोलराइज रेडिएशन मिलती है। मतलब एक डायरेक्शन में कटिंग कर दिया तो उसी डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक वेक्टर मिलेंगे। ठीक है। ये रेडिएशन हैविंग द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। भाई एनर्जी लेके चल रही है तो एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, एनर्जी पर यूनिट वैल्यू। अब किसी सरफेस पर नॉर्मली अगर रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है तो P की वैल्यू किसके बराबर? U के। P का मान U के बराबर होता है, एनर्जी डेंसिटी। अब देखिए बच्चों, U ऊर्जा घनत्व, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहोगे? ऊर्जा घनत्व। एनर्जी पर, भाई एनर्जी लेके चल रही ना, तो जब रेडिएशन किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वहां प्रेशर लगाती है, एक दाब लगाती है। तो रेडिएशन प्रेशर P की वैल्यू किसके बराबर? एनर्जी डेंसिटी। अब देखिए 8th नंबर पॉइंट, अगर कोई स्फेरिकल सरफेस ले लें, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, तो रेडिएशन ऐसे आएंगी और सरफेस से रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है। सरफेस इस तरीके के चलेगा तो P बराबर क्या होगा? U/3। तो प्रेशर जो होगा, प्रेशर फॉर स्फेरिकल सरफेस, फॉर स्फेरिकल सरफेस, फॉर स्फेरिकल सरफेस, P का मान U/3, एनर्जी डेंसिटी का 1/3 टाइम्स। P का मान U/3, याद करना है कि प्रेशर का मान एनर्जी डेंसिटी के 1/3 टाइम्स, एनर्जी डेंसिटी के 1/3 टाइम्स। अब देखिए बच्चों, अगर डिफ्यूज रेडिएशन ले लो, विसरित विकिरण ले लो, चारों तरफ फैल रही है, डिफ्यूज तो बंद कर दो। फॉर डिफ्यूज रेडिएशन, फॉर डिफ्यूज्ड रेडिएशन, विसरित विकिरण के लिए P का मान 2U/3, याद रखिए। विसरित विकिरण के लिए प्रेशर की वैल्यू 2U/3 होती है, 2U/3, ये आपका 2U/3 होती है, 2U/3। टू यू बाई है विसरित, विसरित चारों तरफ फैल, मतलब जिनका यूनिफॉर्म वे में मोशन नहीं है। जैसे कोई सरफेस ले लिया, अब इधर उधर उल्टा सीधा रेडिएशन यूनिफॉर्म वे में नहीं होता, तो वहां पर विसरित, एक नहीं होता डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो विसरित विकिरण मतलब कुछ फिक्स नहीं है, कोई रेडिएशन इधर चली जा रही, कोई इधर, चल स्ट्रेट लाइन में रही है पर उनकी डायरेक्शनल जैसे आई इंसिडेंट और ऐसे बने वो नहीं बनेगी, तो वो स्थिति में विसरित विकिरण कर लीजिए। अब बच्चों आपने पढ़ा है एब्जॉर्सिव पावर, अवशोषण क्षमता, याद आया एब्जॉर्सिव पावर,
अवशोषण क्षमता क्या कहलाता है? एब्जॉर्ब रेडिएशन पर यूनिट। एब्जॉर्ब रेडिएशन ए से दिखा रहे, जैसे कोई बॉडी है उस पर रेडिएशंस आ रही हैं, विकिरण आपतित हो रही हैं, ठीक है, विकिरण आपतित हो रही हैं। यह है इंसिडेंट रेडिएशन। रेडिएशन तो जो अब एब्जॉर्सिव पावर है ए, वो हम ऐसे दिखाएंगे, एब्जॉर्ब रेडिएशन, रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एरिया पर सेकेंड, एब्जॉर्ब रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन, रेडिएशंस पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एरिया पर सेकेंड। एब्जॉर्सिव पावर, अवशोषण क्षमता ए बराबर, हमें सीधा सीधा डेफिनेशन लिख दिया, एब्जॉर्ब रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, अवशोषित विकिरण एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में, अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, इंसिडेंट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, इंसिडेंट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ये चल रहा है, एक मिनट करो नोट, इंसिडेंट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एब्जॉर्प्टिव पावर की कौन? अवशोषण क्षमता।
देखिए एब्जॉर्प्टिव पावर ए बराबर एब्जॉर्ब रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर। अब स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर में, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर में वेवलेंथ रेंज और लगा देते हैं। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर में वेवलेंथ रेंज और लगा, तो देखिए स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा बराबर, इसी में वेवलेंथ रेंज और लगा दीजिए, बस स्पेक्ट्रल हो गया। ठीक है, तो यही लिखोगे एब्जॉर्ब रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इन वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा, रेंज डी लैम्डा अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इन पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इन वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा।
रेंज डी लैम्डा, एब्जॉर्ब रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इन वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। टोटल कर लो, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, टोटल इंसिडेंट कर लो, कुल आपतित विकिरण कर लो। टोटल इंसिडेंट का मतलब कुल आपतित विकिरण, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में, इन वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा। बस ये वेवलेंथ रेंज और लगा देना है और इधर टोटल लिख दो, टोटल इंसिडेंट, कुल आपतित विकिरण। ठीक है, कुल आपतित विकिरण ये हो जाएगा। एब्जॉर्ब रेडिएशन अवशोषित विकिरण पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में, इन वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इन वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा। ये क्योंकि रेडिएशन जब भी आती है तो फिक्स वेवलेंथ हो ही नहीं सकती, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, फिक्स वेवलेंथ रेंज कभी हो ही नहीं सकती, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, वेवलेंथ रेंज जरूर होगी। अब इसी तरीके का टॉपिक है एमिसिव पावर, उत्सर्जन क्षमता। एमिसिव पावर, कोई बॉडी है उससे रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, विकृत विकिरण एमिट हो रही हैं। तो एमिसिव पावर E बराबर एमिटेड रेडिएशन, रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एरिया इंटू टाइम, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एमिसिव पावर इज इक्वल टू द emitted radiation per unit area per second. Emissive power of a body, power of a body, emissive power of a body, emissive power of a body is equal to the emitted radiation per unit area per second. Emissive power of a body is equal to the emitted radiation per unit area per second. ये कहलाती है एमिसिव पावर, उत्सर्जन क्षमता। क्या कहलाएगी? एमिटेड रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एरिया ले लो यूनिटी और टाइम ले लो 1 सेकेंड। एरिया ले लो यूनिटी और टाइम ले लो 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। एरिया ले लो यूनिटी और टाइम ले लो 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ बोलो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग चीज है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक अलग फिनोमिना है। वहां पे लाइट पड़ी और रेडिएशन एमिट हुई, वो एक अलग फिनोमिना, वो एक अलग फिनोमिना है। इलेक्ट्रॉन एजिट होता है ना, रेडिएशन में उसे कहाँ पढ़ रहे हो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? लाइट पड़ी और सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, तो वो एक अलग फिनोमिना और ये एक अलग फिनोमिना। हम रेडिएशन पढ़ रहे हैं कि किसी बॉडी से, जो जैसे हीटर है, हीटर से हीट निकल रही है, कोई बॉडी बहुत गर्म हो गई उससे रेडिएशन निकल रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कोई गर्म वस्तु से जो विकिरण निकलते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो एमिसिव पावर एमिटेड रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एमिटेड रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये है एमिसिव पावर।
और स्पेक्ट्रल में क्या लगा देंगे, रेंज लगा देंगे। तो ये एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द, ये ब्लैक ज्यादा दिख रहा, इज इक्वल टू द एमिटेड रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होगी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, यहां पे जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ रेंज ले लो, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, वेवलेंथ रेंज ले लो। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लैम्डा से दिखाया, एमिटेड रेडिएशन पर यूनिट एरिया इंटू टाइम इंटू वेवलेंथ रेंज, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इंटू वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा। इतना आप लोग करिए। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, एमिटेड रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इन वेव, तो एरिया यूनिटी ले लेंगे, टाइम ले लेंगे 1 सेकेंड। एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में जितनी विकिरण उत्सर्जित होंगी वो क्या कहलाएंगी, एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर ई लैम्डा बराबर एमिटेड रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इन वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा। तरंग दैर्ध्य सीमा, रेंज का मतलब सीमा, तरंग दैर्ध्य रीजन डी लैम्डा। ठीक है, ये आपका। तो देखिए जरा एक बार देख लीजिए जरा, बस जो लिखा है बस उतना ही तक, यहीं तक आपको पढ़ाएंगे, बस समझा दे पर।